हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं और हर एक कंसेप्ट के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव किस तरह हो सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ देखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला कंसेप्ट जो है आज का वो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो डेफिनेशन है यहाँ आप देख सकते हैं, अ कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। पहली कर्व की फैमिली दूसरे कर्व के फैमिली को जब इंटरसेक्ट होती है तो वहाँ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उस वक्त वो जो है क्या कहते हैं, हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज कहते हैं। आपको एक डायग्राम देते हैं और उस डायग्राम थ्रू हम ये जो कंसेप्ट है कैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमें फाइंड आउट करना है ये भी कर्व थ्रू हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कर्व दिख रहा है ये कर्व आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक कर्व को समझाएंगे। ये जो गिवन कर्व दिया है ये कर्व आपका जो है ये ऐसा कर्व है, गिवन कर्व का डायग्राम मैंने निकाला है। ये कर्व का जो फंक्शन है ये फंक्शन हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ऐसा मान रहे हैं। अब इसके रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ कौन सा भी पॉइंट है यहाँ ये जो है वो टेंजेंट का काम करता है। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट टू दी कर्व ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है आपके लिए क्या है, dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ हम ये जो कर्व आपको दिख रहा है, लाइन दिख रही है, वो क्या है, टेंजेंट की लाइन है। तो ये dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। फिर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद ये जब टेंजेंट लाइन है तो ये क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है हम कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है टेंजेंट और नॉर्मल जो लाइन होते हैं वो एक परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, ये जो दोनों कर्व है ये दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ऐसा हम दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये जो लाइन है इसका स्लोप dy बाई डी एक्स है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। तो इसी तरह हमें माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल का स्लोप माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। और ये कर्व जो ये लाइन जो आपको दिख रही है नॉर्मल लाइन, इस नॉर्मल लाइन को टच करने वाला ये दूसरा फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो यह फंक्शन आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये कर्व हमें फाइंड आउट करना है पर्पल कलर का, और उसे हम पर्पल कलर का कर्व जो है वो जी ऑफ एक्स वाई मान रहे हैं। तो ये इसी तरह हमें जो प्रोसीजर है एक कर्व फाइंड आउट करने की करनी है। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको ऑर्थोगोनल कर्व जो है वो पर्पल कलर का है। लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए कोई वर्किंग रूल होता है। तो पहले हम वर्किंग रूल टू फाइंड कार्टेशियन कर्व जो है वो पहले वर्किंग रूल देखेंगे और उसके बाद इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देखने वाले हैं। तो जो इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, पहले जो गिवन फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x और कांस्टेंट दिया होगा, या तो f ऑफ एक्स वाई सी ऐसा दिया होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो हम dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, ये dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इस कर्व के रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए स्टेप 1 और स्टेप 2 का यूज करके हमें क्या करना है, इलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट करना है। तो ये जो 3 नंबर पहले 3 स्टेप्स है
वो हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा किसके रिलेटेड, ये जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है इसके रिलेटेड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा स्टेप 1 2 3 यूज करेंगे तो। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पर्पल कलर का फंक्शन फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो ये नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स है और नॉर्मल का क्या होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हम नॉर्मल का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से कर रहे हैं। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रिप्लेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पर्पल कलर का जो कर्व है इसके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम जो स्टेप नंबर 4 में है तो वो सॉल्व करेंगे तो आपका जो फंक्शन मिलेगा वो पर्पल कलर का जो कर्व है इसके रिलेटेड फंक्शन मिलेगा। मीन्स आपको ये जो ब्लू कलर का कर्व है ये सिर्फ दिया है तो आप पहले टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब dy बाई डी एक्स, फिर नॉर्मल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये आपने देखा होगा दो लाइन जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो उसी का कंसेप्ट यूज करके हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये करने के बाद आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो पर्पल कलर का कर्व फाइंड आउट करने का होगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स, और इस एग्जांपल के रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आपके सामने एग्जांपल देते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम आपके सामने दे रहे हैं और कुछ ही पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 13 एग्जांपल है, वो 13 एग्जांपल में से कौन सा भी एक दो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और उस एग्जांपल के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा है कंसेप्ट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का और कैसे हम एग्जांपल इसके रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, ये जो एग्जांपल नंबर 1 to 8 जो दिख रहा है ये हाइपरबोला और इलिप्स के रिलेटेड एग्जांपल है 1 to 8 तक, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो क्यों ना हम ये एग्जांपल नंबर 8 ही सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर एग्जांपल सॉल्व करने का हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन 8 नंबर फिर दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन कर्व है, वो गिवन कर्व एज इट इज लिखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए चल रहा है। तो पहले सब्जेक्टिव के लिए हम देखेंगे और सब्जेक्टिव का यूज करके कैसे ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं वो भी हम आपके सामने देने वाले हैं। तो ये जो गिवन कर्व है वो गिवन कर्व मुझे एज इट इज यहाँ लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये जो फंक्शन है हम फिर एज इट इज यहाँ नीचे ले रहे हैं और आपके सामने इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव शायद आपको मालूम ही होगा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है। वो जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा। यह तो उसकी कांस्टेंट है। यह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2 टाइम्स वाई हो जाएगा। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो y है y का भी डेरिवेटिव यहाँ निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ y का डेरिवेटिव जो विथ रिस्पेक्ट टू x है वो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड का 1 है वो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से 2 कॉमन आ सकता है और 2 कॉमन आने के बाद यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 2 को कॉमन ले रहे हैं, इस ब्रैकेट को में जो रिमेनिंग टर्म है ये लिख रहे हैं।
अब यहाँ 2 कॉमन आने के बाद राइट हैंड साइड में 2 जाएगा तो 0.2 बनेगा। तो 0.2 क्या हो जाएगा, ये जो 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0.2 क्या होता है, 0 ही बन जाएगा। तो इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड में यही पार्ट सिर्फ रहेगा, लेकिन 0.2 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हम क्या करने वाले हैं, 0 ही करने वाले हैं। अब लेकिन यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो देखते हैं क्या है इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो निगेटिव टर्म है माइनस सी वाई डी वाई बाई डी एक्स की, जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये जो सी के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो सी के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है वो पूरा टर्म यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद ये जो टर्म है आपकी, ये टर्म क्या हो जाएगी, x अपॉन ये जो है यहाँ टर्म आके y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये c की वैल्यू हमें क्या कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो ये जो पार्ट है हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का यूज़ करके हमें ये करना है। तो देखते हैं इक्वेशन 1 का यूज़ करके ये क्या हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपके सामने एज इट इज़ यहाँ ले रहे हैं, और जो सी वैल्यू है, सी की वैल्यू यहाँ हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है वो। अब ये सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर का y जो है इस न्यूमरेटर एक y के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके रिलेटेड है। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो this curve corresponds to the differential equation या satisfies the differential equation। इसमें ये करेक्ट ऑप्शन होगा और दूसरा कोई तो गलत ऑप्शन होगा, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 है उसका है, लेकिन हमें ऑर्थोगोनल कर्व फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ रिप्लेसमेंट करना है। तो रिप्लेसमेंट कौन से पार्ट से करना है, डी वाई बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट, यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से करेंगे इस पार्ट में। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से करेंगे, तो यहाँ माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम ले रहे हैं, तो ये इसी तरह हो जाएगा। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई करने के बाद ये थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करना है, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ माइनस है और डिनोमिनेटर में भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया यूज़ करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई न्यूमरेटर में जाएगा, और ये जो एक्स वाई था वो एक्स वाई डिनोमिनेटर में आएगा। उसी तरह ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो डी एक्स अपॉन डी वाई है ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ऐसा भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है,
तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो ज़रा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, और ये डीवाई यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और ये भी डिनोमिनेटर में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई हो जाएगा। तो इसी तरह राइट हैंड साइड में सिर्फ y इंटू डी वाई रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में x के रिलेटेड जो टर्म है इसी तरह x के रिलेटेड टर्म हो जाएंगे। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा हम बाद में डिटेल में देते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्टिव के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के बारे में भी सोचने वाले हैं, और कहाँ तक सॉल्यूशन इसके रिलेटेड आ जाएगा ये भी हम देखने वाले हैं। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है ये कैसा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें इंटीग्रेशन लेना है दोनों साइड का। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन सेपरेट लेना है, और ये जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन यहाँ जनरली विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में जब आप ये टर्म देखेंगे तो x से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और जब ये माइनस एक्स स्क्वेयर को इस x से डिवाइड करेंगे तो एक x और ये यहाँ का एक x कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये टर्म जो है ये टर्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, ब्रैकेट देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट पहले इंटीग्रेशन के बाहर लेके इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा, और ये जो x है x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 हो जाएगा। उसी तरह ये जो y है y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस राइट हैंड साइड का पार्ट का y है उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो y² होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमें देना पड़ेगा। यहाँ c के जगह हम जनरली क्या करते हैं, c' लेते हैं। तो हमें यहाँ थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन लेना है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 log x आ जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ सिर्फ x² रहेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ सिर्फ क्या हो रहेगा, y² रहेगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कॉन्स्टेंट c', नया कॉन्स्टेंट हम लिखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। तो ये जो आपका है ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन आया है। लेकिन ये जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल कर्व है, ये हम ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके y² को ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कर्व है। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कंसेप्ट यूज करना है, और हम ये इजीली ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एग्जांपल कैसे पूछा जा सकता है आप यहाँ देख सकते हैं। हम एक ही सब्जेक्टिव एग्जांपल आपके सामने दिया है, लेकिन उस सब्जेक्टिव एग्जांपल के रिलेटेड कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जांपल फाइंड आउट कर सकते हैं देखो ज़रा। तो हम यहाँ देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है आपके सामने, या हाइपरबोला देंगे तो भी चलेगा और नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू द फंक्शन इज ऐसा दिया है तो 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन मैं यहाँ 4 ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है और एक करेक्ट ऑप्शन है वही देने वाला हूँ, बाकी गलत ऑप्शन कौन से भी हो सकते हैं। तो आपका ये जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है इसमें इसके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो फंक्शन लिया था
ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स जब इलिमिनेट होता है तो इलिमिनेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन जो यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अब ये सही ऑप्शन हम मान रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा क्या होता है, ये जो सिंप्लीफिकेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं, तो यहाँ आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो निगेटिव टर्म है वो निगेटिव टर्मों को क्या कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये +1 को हम फिर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद -1 हो जाएगा। ये इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन और भी आप चेंज कर सकते हैं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/x² - 1 हो जाएगा। और यहाँ राइट हैंड साइड का लेने के बाद ये जो dy/dx है ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये जो x × y है वो कहा जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा। और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिया है इस पे डिपेंड होगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम ये xy को यहाँ ले सकते हैं और ये जो पार्ट है इसे हम इसी तरह ले सकते हैं। तो ये और भी तरीका यूज़ कर सकते थे। यहाँ से भी आप डायरेक्टली ये जो dy/dx इस साइड में और ये जो टर्म है इस साइड में लेंगे तो भी ये टर्म हो सकती थी, ये रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो आपको ये लॉजिक डेवलप करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो कर्व है इसके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकता है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो भी आपके सामने तैयार कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए OT ले रहे हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व। तो ये कर्व आपके सामने है और इस कर्व के रिलेटेड मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने, इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx का रिप्लेसमेंट जब तक -dx/dy से नहीं करते तब तक ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैंने ये रिप्लेसमेंट किया है तो ये आया है और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप कहाँ तक आए थे, यहाँ तक। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये भी हो जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन के रिलेटेड हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का होगा। फिर इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही थर्ड ऑब्जेक्टिव कैसा दे सकते हैं, यहाँ देखो जरा। द डिफरेंशियल द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व। ये कर्व को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कौन सी है ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमने ऑलरेडी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यहाँ फाइंड आउट की है। तो आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जो है इस कर्व के रिलेटेड ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। तो ये आपका ये जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। देखो जरा, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ कर्व इज। इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का कर्व है, ये क्या है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपके सामने दिया होगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करके दे रहा हूँ। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर रहे हैं। देखो ज़रा,
द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन रिक्वायर्ड कर्व इज, तो यहाँ आपका रिक्वायर्ड कर्व जो है वो कर्व फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो आपका सॉल्यूशन है यही सॉल्यूशन सही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके रिलेटेड ये करना पड़ेगा। लेकिन ये पार्ट, ये जो 4 ऑब्जेक्टिव है, ये 4 ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से हमने तैयार किए हैं। तो ये सब्जेक्टिव के एग्जाम्पल आप अच्छी तरह करेंगे तो उस हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल जो है हम कौन सा भी कैसे भी एग्जाम्पल पूछा गया है तो वो हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड आइडिया आपको पसंद आई होगी तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऊपर के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम 13 एग्जाम्पल लिए हैं। ये 1 to 8 से कौन सा भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ये भी उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का है, ये भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो 12 हम दूसरी आइडिया, थोड़ी सी डिफरेंट आइडिया यूज करके सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं है आइडिया। अब यहाँ मैं ऑब्जर्व करूँगा तो इस एग्जाम्पल में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, मल्टीपल में है। तो हम थोड़ा सा मल्टीपल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट लेते हैं। तो बेनिफिट क्या लेते हैं इस एग्जाम्पल थ्रू हम देखेंगे। तो ये जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये कर्व एज इट इज लिखा है, सब्जेक्टिव के लिए मैं दे रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव में जैसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट मल्टीपल में है तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो y है ये y का लॉगरिथम हो जाएगा तो हम log ऑफ y यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, पहला फंक्शन m है तो m के रिलेटेड क्या हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n, log m प्लस log n होता है। उसी तरह यहाँ log ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये हो जाएगा, प्लस ये नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ log ऑफ एक्स स्क्वायर हम लिख रहे हैं। फिर थोड़ा सा ये जो log ऑफ एक्स स्क्वायर है इसके रिलेटेड जो हम लॉगरिथम का रूल यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पावर का 2 है वो आगे आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह ये सिंपल फंक्शन आपको मिला है। लेकिन ये सिंपल फंक्शन करने के बाद जब आप डिफरेंशिएशन लेंगे तो डिफरेंशिएशन लेने के बाद आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन लेने के बाद अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद एलिमिनेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसी तरह यहाँ m की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये फंक्शन एज इट इज लिया है तो log y का पहले डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो यहाँ log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log y में 1/y इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर मुझे y का भी डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। यहाँ m कांस्टेंट है तो log m भी कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, यहाँ आप देख सकते हैं 2 कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव जो है 1/x होता है। तो ये x है 2 के डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही तैयार हो गया है। यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मल्टीपल में होता है और जब हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं तो अपने आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो
इलिमिनेट हो ही जाता है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किसके रिलेटेड हो गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर के रिलेटेड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अब हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ dy बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से करना है। तो देखते हैं इसका रिप्लेसमेंट, ये जो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एज इट इज हमने यहाँ लिया है, और मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स जो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट मुझे माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई से करना है। तो ये भी किया है मैंने। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो अपॉन वाई है तो यहाँ हम y क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो x डिनोमिनेटर में है यहाँ जाके न्यूमरेटर में जाएगा, और ये dy जो यहाँ डिनोमिनेटर में है यह भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो इसी तरह ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, और यह होने वाला है 2y इंटू डी वाई होने वाला है। लेकिन जब ये ऑब्जर्व करेंगे आप, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। ये डिसाइड करने के बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x dx है इसका ही सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है, माइनस हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। राइट हैंड साइड में 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर रख के y dy का इंटीग्रेशन ले सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करने के लिए x का इंटीग्रेशन लेना है। लेकिन x का इंटीग्रेशन शायद अब बहुत बार देख चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा, और ये जो y है इस y का इंटीग्रेशन जो होगा ये 2 मल्टीपल में होगा, और ये y का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, y स्क्वेयर अपॉन 2 होने वाला है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। नहीं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखो ज़रा, आपको ये x और y के रिलेटेड टर्म है, इसके रिलेटेड कैसा भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो ये माइनस सी डैश मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर सी सिर्फ रहेगा ये टर्म में, क्योंकि 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें फिर हम 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये 2c डैश हो जाएगा। लेकिन 2c डैश को हम फिर c मानेंगे, और ये ऐसा करने के बाद आपको पता चल जाएगा मैंने माइनस सी क्यों लिया है, क्योंकि ये माइनस सी हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस सी हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये मुझे क्या करना था, थ्रोट माइनस भी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड की y की टर्म जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और इक्वल टू। तो ये आपका रिक्वायर्ड कर्व ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और आपको ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट किस तरह इसके रिलेटेड आ सकता है वो भी हमने समझाने की कोशिश की है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।